कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अमारा अपने कमरे में थी, तभी लीना भी आ गई। वो अमारा के कमरे में नहीं आती थी, लेकिन आज अंदर थी। तुमसे भाई को बात करनी है, लीना ने फोन अमारा को देते हुए कहा। अमारा समझ नहीं पाई। संग्राम वीडियो कॉल पर था। अमारा ने फोन की तरफ देखा, लेकिन एक नज़र में ही उसने नजरें घुमा ली। हमें बात नहीं करनी, अमारा दूर जाते हुए बोली। लीना उसके करीब आई और पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और बोली, इतनी अकड़ किसे दिखा रही है? चुपचाप बात करो, बहुत पढ़ निकल आए हैं इसके यहाँ। संग्राम गुस्से से दांत किटकिटाता हुआ बोला। लीना गुस्से में बोली, हाँ भाई, कल मिस्टर राणा के साथ थी, आज ही आई है, पूछो क्या क्या है इसमें। लीना ने फोन जबरदस्ती अमारा को पकड़ाया और बाहर चली गई। अमारा संग्राम की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी, सिर्फ सुन रही थी उसकी बातें। तुमसे पूछ रहा हूं मैं, इतना बुरा लगता हूँ क्या? जो कोई और चाहिए तुम्हें, बोलो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और रही बात राणा साहब की, तो उनकी सोच ऐसी नहीं है, अमारा ने रोते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है मेरी प्यारी बीवी? बाकी तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ। कोई भी मर्द खींचे चलाए तुम्हारी ओर, वो तो फिर भी तुम्हारे साथ ही रहता है। संग्राम ने कहा, आप भूल रहे हैं, हम आपकी बीवी नहीं हैं, आपकी शादी हुई है अनिका के साथ। अमार ने याद दिलाते हुए कहा। संग्राम हंसने लगा। अच्छा, तुम मुझे याद दिला रही हो, लेकिन ये सच नहीं है, तुम भी मेरी बीवी ही हो, और इस बात को गांठ बांध लो। बस जल्दी ही तुम मेरे पास रहोगी और मेरी बनकर, समझी? अमारा बोली, ना तो हमारे नाम के साथ आपका नाम है, ना ही मांग में सिंदूर। आपके घर में हमारी हैसियत एक नौकर की है, बस हमें इतना याद है। फिर आप बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि हम आपकी बीवी हैं? तुम हो इसलिए कह रहा हूँ, बाकी तुम्हें याद है मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। और अगली बार अगर वीर प्रताप सिंह राणा के साथ दिखी या फिर मैंने कुछ सुना तो काट कर रख दूंगा, समझी? अमार ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो लीना को उसका फोन देकर आ गई। उसे बहुत गुस्सा आया कि संग्राम अभी भी उस पर अपना हक जताना चाहता था। वो उसके दिए हुए जख्मों से अभी तक उभरी नहीं थी कि वो फिर से उसे टॉर्चर कर रहा था। वीर आकर सो चुका था, उसने थोड़ा बहुत ही खाया था। चित्रलेखा आई थी उसके कमरे में, लेकिन वो वीर को उठा नहीं सकती थी, क्योंकि वीर ने पहले ही मना कर रखा था। अमारा बालकनी में खड़ी थी जब आहान उसे आता दिखा। अमारा जानती थी वो वीर का दोस्त था, लेकिन उसे क्या मतलब, वो कमरे में जाने लगी। अरे रुकिए अमारा जी, आहान ने कहा। जी। अमारा रुक गई। आप ठीक है ना? और कैसे खो गई थी? बस हम फंस गए थे और हम ठीक हैं, अमार ने हड़बड़ाते हुए कहा, और वो जल्दी से कमरे में चली गई, क्योंकि उसे डर था कि उसे ठाकुर फैमिली देख न ले, क्योंकि वो हर वक्त उसे बदनाम करते रहते थे। संग्राम अपने कमरे में था। अनिका उसे कब से देखी जा रही थी, क्योंकि वो हंस रहा था। उसके हाथों में कुछ फोटोज थे अमारा के। जब अमारा को हल्दी लगी थी, अमारा कितनी खूबसूरत लग रही थी। अनिका उसे ऐसे देखकर बोली, सैम, क्या तुम हंसना बंद करोगे? ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में? अनिका ने फोन अपने हाथों में ले लिया। संग्राम बौखलाया हुआ उठा और अनिका को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अपनी औकात में रहना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से मेरा फोन लेने की? अनिका ने रोते हुए संग्राम को देखा। सैम, तुमने मुझे मारा, इस मारा के लिए? क्या चाहती हो तुम? उसके साथ रहना? हाँ बोलो। संग्राम गुस्से में बोला। हाँ, चाहता हूँ उसे फिर से अपनी लाइफ में लाना, और 1-2 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तुम्हें अगर मंजूर है तो रहो मेरे साथ, वरना दफा हो जाओ। संग्राम अनिका पर हाथ उठा चुका था, जिससे वह बहुत बौखलाई हुई थी। उन्हें यहाँ आए हुए करीब साल भर से ज्यादा हो चुका था। शुरुआत में तो संग्राम ने भी कोशिश की थी वो अनिका के साथ खुश रहे। अनिका ने भी अपनी मॉडलिंग लाइफ को कुछ हद तक छोड़ ही दिया था, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक बड़ी कंपनी चला रहे थे, जहां उसे इस सब की जरूरत नहीं थी। अनिका की कंपनी भी अच्छी चल पड़ी थी। अब उसके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, क्लॉथ और शूज की कंपनी इंडिया में लॉन्च होने के लिए भी रेडी हो रही थी। अपने काम में बिजी होने के कारण दोनों एक दूसरे को कम समय देते थे, लेकिन उनकी जरूरत एक दूसरे से बस शरीर की ही थी। बाकी उन्हें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब
अनीका की प्रेगनेंसी में इशू की वजह से संग्राम अच्छा खासा गुस्से में था। बिजनेस पट्टी पर आने के बाद उसने फैमिली प्लानिंग सोच ली थी, लेकिन अब उसके इरादे टूट चुके थे। वो जो चाहता था वो नहीं हो सकता था, तो उसे अमारा याद आने लगी थी। वैसे वो अमारा के पीछे शुरू से ही पागल था, लेकिन अब उसका पागलपन बहुत हद तक बढ़ चुका था। अब अमारा उसे उसकी लाइफ में चाहिए थी, क्योंकि अमारा का चेहरा और उसका शरीर संग्राम कुछ भूला नहीं था। अनीका ने गुस्से से अपनी माँ को फोन घुमाया। अब वो विशाखा जी को फोन करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ थप्पड़ से ही उसका कुछ नहीं होने वाला था। अब वो अमारा को रास्ते से हटाना चाहती थी हमेशा के लिए। बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो लड़की तो ठाकुर फैमिली के साथ मनाली में है। फिर क्या किया उसने? वंदना जी ने कहा। मॉम, वो बस रास्ते से हट जानी चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना। आप कैसे भी करके उसे हटा दो हमेशा के लिए, वरना आपकी बेटी कहीं की नहीं रहेगी, अनीका ने कहा और फोन रख दिया। सुबह अमारा स्कूल के लिए तैयार हो गई। उसके एग्जाम भी शुरू होने वाले थे, इसलिए जल्दी जल्दी सारी तैयारियां कर ली उसने। चित्रलेखा ने आज वीर का नाश्ता तैयार किया था। वो वीर का वेट कर रही थी। वीर टेबल पर आया तो चित्रलेखा तुरंत नाश्ता ले आई। वीर ने एक नजर ऊपर देखा और थैंक यू कहकर नाश्ता करने लगा। वीर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? चित्रलेखा ने कहा। वीर खाता हुआ बोला। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, आहान बोलता हुआ आकर वीर की बगल में बैठ गया। गुड मॉर्निंग, तुम मेरे साथ चल रहे हो ऑफिस, जैसा तुमने कल कहा था? वीर ने कहा। हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे तौर तरीके, क्योंकि तुम जैसे लड़कों के तो सपने देखती हैं लड़कियाँ। आखिर मैं भी तो ये हुनर सीख लूं। शट अप। तुम चुपचाप काम सीखो या फिर घर बैठो। मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, और सीरियसली काम को लेकर सीरियस रहना है, ठीक से समझे। ओह सॉरी यार, मैं तो भूल गया था। तुम बड़े ही सीरियस हो काम के प्रति। चित्रलेखा कुछ देर वीर को यूं ही घूरती रही। वह अपने मन में बोले, कितना अजीब है वीर, दोस्त से कोई ऐसे बात करता है क्या? उसने आहान की तरफ देखा, जो वीर की बातों से नाराज ना होकर मुस्कुरा रहा था। वीर ने नाश्ता किया और उठकर अपनी फाइल समेटकर उसने आहान को देखकर कहा, चल रहे हो? हाँ। आहान उसके साथ जाने को रेडी हो गया। चित्रलेखा बस देखती रही वीर को। वीर ने उसे बाय भी नहीं कहा। बाय चित्रलेखा जी। आहान ने मुस्कुराकर उसे देखा, बदले में वो भी मुस्कुरा दी। अमारा कॉलेज पहुंची तो पलक उसे मिल गई। उस दिन के बाद आज उससे मुलाकात हुई थी। शायद देवांश ने पलक को बता दिया था कि अमारा वीर के साथ गई थी, और वैसे भी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ने उन्हें देख लिया था। लड़कियां जहाँ उसे घूर रही थी, वहीं पलक ने उससे एक सवाल पूछ लिया। अमारा, तू ठीक है? तेरी तबीयत सही है ना? हाँ, हम ठीक है, अमारा ने कहा और इधर उधर देखने लगी। पलक बोली, अरे क्लास चलना, और ये बता, तू वीर प्रताप सिंह राणा को कैसे जानती है? मेरा मतलब है, वो थे ना तेरे साथ उस दिन? अमारा हड़बड़ा गई। मतलब इन लोगों ने उसे कैसे देख लिया? जिसका डर था वही हुआ। वो इन सब से बचना चाहती थी। वो हम उनके यहाँ रहते हैं, मतलब हम जिनके साथ रहते हैं वो वहीं रहते हैं, उनका बिजनेस है उनके साथ। अमारा जल्दी जल्दी में बोली। ओह, मतलब तुम्हारे मॉम डैड? पलक ने कहा। अमारा थोड़ी देर चुप रही। क्या कहती? कि वो किसके साथ रहती है? जिनके बेटे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो सास ससुर थे उसके कभी। आज वो उनके घर नौकरानी है। अमारा सोचती रही। अरे बोल ना, पलक ने उसे झिड़का। अमारा बोली, नहीं, वो बस हमारे माँ बाबा ने हमें भेजा था यहाँ पढ़ने के लिए। वो बहुत बड़े लोग हैं ना, इसलिए। बाकी उनके एहसान है हम पर, बस इतना समझ लो। पलक बोली, ओह, मतलब ऐसे ही तो उनके साथ रहती है? तो वीर, उनके साथ भी तो तेरी अच्छी बनती होगी ना, उससे बातें होती होंगी। नहीं पलक, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस थोड़े बीमार थे, इसलिए उन्होंने हमें घर छोड़ा। पलक मुस्कुराते हुए बोली, चल ठीक है, वरना पूरे कॉलेज में तू फेमस हो गई थी, सभी जानने को उत्सुक थे। सच बोल रही हूँ। अमार ने कुछ नहीं कहा। उसकी असल जिंदगी क्या थी, ये कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था। बाकी देखे हुए सच या झूठ पर लोगों को कितना दिलचस्प लगता है। दोपहर का समय था। सभी लंच कर रहे थे। जिन्हें लंच नहीं करना होता वो कैंटीन में चाय जूस कोल्ड ड्रिंक्स का मजा उठा रहे थे। अमारा लंच नहीं ले जाती थी।
वैसे भी उसे 3 टाइम का खाना मिलता था, यही बहुत था। सुबह वो नाश्ता कर लेती थी थोड़ा बहुत, क्योंकि सबसे पहले वो खा ले, ये भी ठीक नहीं था। और लंच के बारे में सोचना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और रही बात कैंटीन में खाने पीने की, तो ये उसकी औकात के बाहर था। उसे भला कौन पैसे देता? उसे भूख भी लगती तो उसे पानी पीकर रहना पड़ता था। अमार ने अपनी किताबों को रख लिया जिसे वो बैठकर गार्डन में पढ़ रही थी। वो पढ़ने में बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन नॉर्मल उसे पास हो जाना था। उसने इतना पढ़ लिया था। रात के समय अमारा सबके खाने के बाद खाती थी, जैसा कि सारे नौकर खाते थे। अभी टाइम था इसलिए वो छत पर थी। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए वो छत पर बने लंबे से हॉल में खड़ी थी। आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ था। अमारा को बस संग्राम की बातें याद आ रही थी। संग्राम उसे फिर से अपनी लाइफ में लाना चाहता था। मतलब फिर से वही दर्द और संग्राम की जाति। नहीं, हम नहीं सह पाएंगे। संग्राम इंसान था ही कहाँ। वो अमारा को नोचता था, उसे बस अमारा के साथ जबरदस्ती करना आता था। बाकी उसकी आत्मा को तो उसने कब का मार दिया था। अमारा की आंखें गीली हो गई, बस इतना सोचकर ही कि अगर संग्राम उसकी जिंदगी में आ गया तो फिर से कैसे सहेगी इतना दर्द। वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था। अपने घर के बारे में सोचना उसकी बेवकूफ़ी थी। वहां जाती तो फिर से उसे वही सब झेलना पड़ेगा। वीर, अमारा के दिमाग में अचानक वीर का चेहरा आ गया। क्या वो उससे कोई मदद मांगे? बता दे उसे सारा सच। क्या वो उसकी कोई मदद करेगा? वो किसी भी तरह से बस संग्राम से दूर रहना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। अमारा ने सोचा वो वीर से कुछ हेल्प लेगी, लेकिन वो उसे क्या कहेगी? क्या हुआ था उसके साथ? कैसे बताएगी कि संग्राम ने उसके साथ क्या किया? फिर उसके ही परिवार वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झोंक दिया अमारा को फिर से संग्राम के साथ। उसकी शादी कर दी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी उनकी? क्या उनकी बेटी ही उनके लिए बोझ थी? फिर भी ये ना समझ ले अमारा की ही गलती हो सकती है। भला कोई परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? अमारा डर गई। नहीं, अगर किसी को भी हमारे बारे में पता चला कि हमारे साथ संग्राम ने वो सब किया है, तो हमें अछूत ही मानेगा ना। और गलती से भी मासी जी के पास ये बात गई तो हो सकता है कि वो हमें यहाँ रखे ही ना। अमाया ने अपने मन में सोचा। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलती रही। अब उसे नीचे चलना चाहिए, क्योंकि ये सभी खाना खाने जाएंगे। अमारा नीचे ही जा रही थी जब वीर उसे मिल गया। वीर ने सुबह से अमारा को नहीं देखा था। वो चलता हुआ रुक गया। अमारा ने भी अपनी चाल धीमी कर ली, लेकिन रुकी नहीं। आहान वीर से कुछ पूछने ही आ रहा था जब उसने वीर को देखा। वीर अमारा को घूर रहा था, जबकि अमारा नीचे देखती हुई नीचे ही जा रही थी। वो चली गई। आहान ने वीर के करीब आकर कहा, हाँ। वीर हड़बड़ा गया। उसने आहान की तरफ देखा। मैंने कहा चली गई अमारा। अब कुछ काम था मुझे बताएगा या फिर और देखना है? आहान नीचे देखते हुए बोला। वीर ने उसे घूर कर देखा। तुम चलो। वैसे मैं तो बस कमरे में ही जा रहा था। वीर कमरे में जाता हुआ बोला। साथ में आहान भी चल रहा था। तो मैंने कहा कुछ कहा। वैसे हमारा खूबसूरत है, मैं सोच रहा था उससे दोस्ती कर लूं। तेरा क्या ख्याल है? आहान ने सोचते हुए कहा। वीर ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और बोला, तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर कर लो दोस्ती। हम्म, सच में मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ? लेकिन बचपन में हम बातें शेयर करते थे, याद है तुझे? इसलिए बताया। वैसे तेरी और चित्रलेखा जी की जोड़ी खूब अच्छी है, खूब जमेगी। मासी जी तो खुश है उससे। वीर बोला, तुम्हें जो काम था पूछो। और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन चित्रलेखा के बारे में सोचना भी नहीं है। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ यार। वीर लगभग खींच ही गया। आहान चौंक कर बोला, मतलब क्या है तेरा ऐसी लाइफ? कैसी लाइफ? मैं समझा नहीं। वीर ने लंबी सांस ली और बोला, मतलब समझौते वाली। जैसी माँ सांप और बाबा सांप की थी वैसी। उनमें कोई प्यार व्यार नहीं था, बस समझौता था। शादी के बाद जैसे एक आदत हो जाती है बीवी की, वैसे ही उन्हें भी माँ सा की आदत हो गई थी। मैंने कई बार सुना है दोनों के मुंह से। भले ही माँ सा ज्यादा बोलती नहीं बाबा सा के सामने,
लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि दोनों के परिवार वालों ने दोनों को एक साथ बांध दिया है, और उन्हें ही क्यों? राजघराने में बस राजघराने की ही लड़की आ सकती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई पसंद नहीं आई तो समझौता कर लो, लेकिन उनके पसंद और ओहदे की ही परवाह करो। फिर किसी के भी साथ शादी रचा लो। आहान उसे समझाते हुए बोला, वीर ये सच है, लेकिन पूरी बिरादरी में ऐसा ही होता आया है। हम और तुम नए नहीं हैं। भले ही तू सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया है, लेकिन खून और वंशज नहीं बदलता मेरे भाई। वीर परेशान होकर बोला, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। मुझे अभी भी घुटन हो रही है, समझ नहीं आता उन्हें कैसे समझाऊं। वीर ने सिर पर हाथ रख लिया। आहान बोला, मतलब तू साफ बता, तुझे चित्रलेखा से शादी नहीं करनी है? देख, मैं बात कर लूंगा, समझा दूंगा उन्हें, क्योंकि कल मासी जी और चित्रलेखा हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए। बस कुछ दिनों के लिए फिर यहीं आना है, लेकिन मैं कुछ बात कर सकता हूँ उससे। 2 दिनों बाद उसके भाई की शादी है, इसलिए हमें उस जाना होगा। घर में तो सभी चाहते थे तू भी जाए, लेकिन मुझे पता है तेरा जवाब ना होगा, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है। हम्म, तुमने सही समझा, मेरा जवाब ना ही है, वीर ने सीधा कहा। रात गहरी हो चुकी थी। अमारा खाना खाकर कमरे में आ गई थी। कल उसका एग्जाम था, इसलिए पढ़ाई करने के बाद उसे जल्दी ही नींद आ गई। वीर रात भर करवट बदलता रहा। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये कुर्बानी देना उसे बहुत भारी लग रहा था कि वो चित्रलेखा से शादी करे। एक ऐसी लड़की को अपनी जीवन साथी कैसे बनाए जिसे वो अच्छे से जानता नहीं, और क्या जरूरी है कि उसे शादी के बाद उससे प्यार हो ही जाए? अगर नहीं हुआ तो क्या वो उसके साथ खुश रह पाएगा या उसे खुश रख पाएगा? आखिर कितने दिन, कितने सालों तक उसे समझाने में बिताएगा? आखिर यही तो होता आया था उसके खानदान में। बस शादी करने के बाद जानने की कोशिश, फिर अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करना और घर को वारिस देना, यही तो काम था। फिर खानदान का नाम ऊंचे स्तर पर ले जाना। खैर, वीर ऐसा कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि चित्रलेखा में उसे ऐसा कुछ नजर आया ही नहीं जिससे वो उसकी तरफ खींचे चला जाए। वीर उठकर बालकनी में आ गया। उसका मन नहीं हुआ वहां भी खड़े रहने का, इसलिए कमरे से निकलकर कॉरिडोर में टहलने लगा। आज अच्छी खासी ठंड थी। उसने पैरों में विंटर स्लीपर्स पहने हुए थे। उसके बावजूद उसके पैर बहुत ठंडे हो चुके थे। उसके कमरे में 2 कमरों के बाद ही अमारा का कमरा था। उससे हल्की रोशनी आ रही थी। खिड़की आधी खुली हुई थी। न चाहते हुए भी वीर की नजरें खिड़की के उस पार चली गई। नीचे एक गद्दा बिछा हुआ था जिस पर अमारा सिमटी हुई सोई हुई थी। उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसे ठंड लग रही थी, क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही थी। ऐसे में नीचे बस एक गद्दे पर सोना। अमार ने कंबल को अपने ऊपर लपेटा हुआ था और पैरों को सिकोड़ लिया था। वीरू से देखते रहा। उसने खिड़की को बंद करना चाहा, जो कि कॉरिडोर की तरफ खुली हुई थी। वहां से हवाएं आ रही थी, लेकिन वो बंद नहीं हुई, मतलब खराब थी। वीर को बहुत बुरा लगा। शायद आज उसने देखा इसलिए, वरना तो हमारा हर रोज ऐसे ही रहती है। वीर ने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो अंदर से बंद था। हमारा शायद गहरी नींद में होगी, इसलिए उसने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वीर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात के कुछ 2 बजने वाले थे। वीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सो नहीं सका। सुबह ही मासी जी, चित्रलेखा और आहान रेडी हो चुके थे। वीर ऑफिस के लिए रेडी हुआ था। आज ही सुबह से न्यूज़ भी चालू थी। मनाली में भारी बर्फबारी होने की आशंकाओं की वजह से अलर्ट किया जा रहा था, इसलिए मासी जी ने शाम को छोड़कर सुबह ही निकलने की प्लानिंग की थी। ठाकुर फैमिली भी साथ जा रही थी। वो लोग भी खूब तैयारी में लगे हुए थे। वीर बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? मासी जी ने पूछा। आज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम था, इसलिए जा रहा हूँ। बेटा, अलर्ट किया है तो क्या जरूरत है, घर से ही काम करो ना, मासी जी ने कहा। थोड़ी देर में लौट आऊंगा, वीर ये बोलकर चला गया। विशाखा जी ने अमारा को ढेर सारी चेतावनी दी और चली गई। अमारा कॉलेज गई तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए थे। 10 दिनों की छुट्टी दे दी गई थी। पूरा घर खाली था। शाम हो रही थी। घर पर तो कोई नहीं था। नौकरों ने भी छुट्टी ले ली थी। बस सफाई कर्मी और एक दो कुकी थे।
रात होने लगी थी। अभी तक वीर नहीं आया था। अमारा को पता नहीं था कि वीर घर पर ही है। बस ऑफिस काम से गया है, इसलिए उसने थोड़ा सा खाना खाया और सोने लगी। तभी बेल बजी। अमारा को हल्की घबराहट हुई, आखिर कौन होगा। लेकिन दरवाजा तो खोला था, इसलिए वो दरवाजा खोलने लगी। ये क्या, वीर था और साथ में एक आदमी जिसने वीर को सहारा दे रखा था। वीर को चोट लगी हुई थी। अमारा घबरा गई। वेड ने आदमी को इशारा किया और सोफे पर बैठ गया। सर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, उस आदमी ने कहा और चला गया। अमारा वीर के पास खड़ी हो गई। वीर के कंधे पर और सिर पर चोट लगी थी, शायद पैर में भी, क्योंकि वीर को चलने में दिक्कत हो रही थी। आपको चोट कैसे लग गई, अमारा ने घबरा कर कहा। वो वीर के सामने खड़ी थी। कुछ नहीं, बस कार का एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। वीर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आह निकल गई। हम मदद करते हैं, आगे आकर अमार ने उसे संभाल लिया। अमार ने वीर का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे चलने लगी। वीर ने भी कुछ नहीं कहा, वो उसके साथ चल रहा था। कमरे में पहुंचने के बाद अमार ने उसे बेड पर बिठा दिया और वीर के जूते निकालने लगी। तुम छोड़ दो, वीर को थोड़ा अजीब लग रहा था। हम कर देते हैं। अमार ने उसके जूते उतारे और मोज़ों को भी उतार कर एक साइड रख दिया। वीर के पैरों में भी कुछ खरोंचे थी, जिससे खून रिस रहा था। अमार ने ड्रॉर से दवाई निकाली और लगाने लगी। उसकी हथेली से भी खून रिस रहा था। लेकिन वीर कपड़े चेंज करेगा तब तो उसकी चोट दिखेगी, इसीलिए अमारा थोड़ी सक पका रही थी। वीर ने अपना कोट उतारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो उतार न सका। अमार ने कोट उतार कर एक साइड रख दिया। वीर ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, क्योंकि वो शर्ट भी कहाँ उतार पाता, उसे भी अमारा को ही उतारनी थी। इसलिए अमार ने शर्ट भी उतार दी। किसी मर्द को ऐसे देखना बहुत अजीब था, शर्टलेस। लेकिन दोनों की ही अपनी मजबूरी थी। वीर का मजबूत और गठीला शरीर बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन अमारा को इस सब से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो उसके घाव पर दवा लगाती रही। कंधे के पास भी चोट लगी थी। आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ पर सूजन है, अमार ने दवाई लगाते हुए कहा। बट रात काफी हो चुकी है और बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कल देखते हैं, हम आते हैं, कहकर अमारा नीचे जाने लगी। वीर को कुछ समझ नहीं आया। वीर धीरे से उठा और ट्राउजर पहन लिया। अब वो तो अमारा चेंज नहीं कर सकती थी। तभी उसका फोन बजा। फोन आहान का था। हाँ बोलो, तुम लोग पहुंच गए, वीर ने नॉर्मल होते हुए कहा। वो किसी को चोट के बारे में नहीं बताना चाहता था। हाँ, बस थोड़ी देर पहले। और तो ठीक है, मौसम का क्या हाल चाल है उधर, सब कुछ ठीक है। वीर बात कर ही रहा था कि अमारा आ गई। वो ट्रॉली लेकर आई थी, उसमें शायद कुछ खाने के लिए और गर्म पानी था, साथ में हल्दी वाला दूध भी। वीर अमारा को देखता रहा और बातें करता रहा। अमारा अपना काम कर रही थी। उसने गर्म पानी से सूजन को सेका और उस पर गर्म पट्टी बांध दी। वीर के पैरों में भी सूजन थी। उसने वहां भी सेका और गर्म पट्टी लगाई। बाहर बर्फ गिरने की वजह से ठंड बहुत थी और वीर ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। अमारा ने रूम हीटर ऑन कर दिया। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, वीर ने फोन रखने के पर्पज से कहा और जल्दी ही फोन रख दिया। अमार ने वीर की तरफ देखा। ये लीजिए, खा लीजिए, और ये हल्दी वाला दूध, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके घर में अगर किसी को इतनी चोट लगी हो तो डॉक्टर वैद्य बुलाते थे, लेकिन यहाँ अमारा, इसने कुछ ही मिनटों में वीर के घावों को साफ भी किया और दवाई लगाई। यहाँ तक कि सूजन में से कर पट्टी भी लगा दी। मतलब इतनी जल्दी जल्दी सच में वीर को बहुत राहत मिली थी। ये पीना जरूरी है क्या, वीर ने अमारा को दूध का गिलास दिखाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि चोट अंदरूनी हिस्से में आई है, अमार ने मासूमियत से कहा। वेड ने दूध का गिलास उसके आगे कर दिया और बोला, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम पी लो। अमारा समझ गई वीर क्या कह रहा था। वह हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में बेतहाशा दर्द भरा हुआ था। हमारी चोट का कोई इलाज नहीं है, आप पी लीजिए। हम यहीं नीचे सो जाएं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो, क्योंकि आपको कुछ चाहिए होगा तो हम यहीं हैं। अमार ने धीरे से कहा। ये सच भी था, लेकिन इसके साथ ये भी सच था कि अमारा को अकेले में डर लग रहा था।
वो उस कमरे में अकेली रहना भी नहीं चाहती थी। वीर अमारे के डर को समझ चुका था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। अमारा अपने कमरे से अपना सामान ले आई और बालकनी के सामने काफी खाली जगह थी। अमार ने अपना बिस्तर वहीं लगा लिया। वीर थोड़ा बहुत खा चुका था। उसने अपनी आंखें मूंदी और दूध का गिलास एक सांस में पी गया। अमारा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसे याद आने लगी वो पल जब मीना जी उसे दूध का गिलास देती थी, जब संग्राम ने उसके साथ वो सब किया था। मीना जी चाहती थी कि उसके घाव जल्दी भर जाए शादी से पहले। अमारा ना चाहते हुए भी रो दी, जो कि वीर ने देख लिया। सुनो, वीर ने उसे टोका। जी। अमार ने अपने आंसू तुरंत पोंछ लिए। वो उठकर खड़ी हो गई। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वीर ने खोए हुए कहा। हम्म। अमार ने धीरे से कहा और उठकर बाम देने लगी। वीर ने इशारे से अपना हाथ दिखाया जिस पर मरहम लगा हुआ था। हम लगा दें, अमार ने धीरे से कहा। वीर ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। अमारा के हाथ कांप रहे थे। किसी मर्द के चेहरे को वो छू रही थी, लेकिन वीर कैसा था ये अमारा जानती थी। उसने उसके सिर पर बाम लगाया और मसाज करने लगी। अमारा खड़ी थी और कुछ इंच की दूरी पर वीर का सिर था। शायद मसाज से उसे आराम मिला था। वीर धीरे धीरे नींद की आगोश में समा गया। उसका सिर अमारा के दिल के एकदम करीब था। अमार ने वीर को धीरे से सुलाया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो बहुत देर तक कुछ सोचती रही। वीर कितना अलग था। वो संग्राम से कई गुना हैंडसम था और अमीर था, लेकिन उसमें किसी चीज का कोई घमंड नहीं था। सारे लोग बुरे ही हो, कोई जरूरी नहीं। अमारा वीर को देखकर बुदबुदाई। सुबह जल्दी उठकर अमारा ने वीर का नाश्ता तैयार किया, क्योंकि दोनों कुक नहीं आए थे। पर उन्होंने फोन कर दिया था कि वो बाहर फंस चुके हैं, मौसम खराब होने की वजह से। अमारा जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि वीर जल्दी उठता था और फिलहाल वो अपना काम खुद से नहीं कर सकता था। इसलिए अमारा जल्दी से सब कुछ कंप्लीट करके वीर के कमरे में पहुंची। सच में वीर उठ गया था। वो उठने की कोशिश कर रहा था। अमारा दौड़कर आगे आ गई और उसने वीर के हाथ को अपने कंधे पर रख लिया। वीर उसे हाँफते देखकर बोला, इतना हाँफ क्यों रही हो? मैं तुम्हें फोन कर देता लैंडलाइन पर, अगर नहीं उठ पाता तो। नहीं, वो हम नीचे थे, आपके लिए नाश्ता बना रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी आ रहे थे। वीर ने पूछा। तुम क्यों कर रही हो? कुक नहीं आए क्या? नहीं, वो बाहर मौसम की वजह से फंस गए थे। अमारा वीर को वॉशरूम के सामने छोड़कर आई। वीर जब तक फ्रेश हुआ, अमारा उसके लिए हॉट कॉफी और ब्रेकफास्ट ले आई। उसने बेड को ठीक किया और बालकनी का पर्दा हटाया तो बाहर का नजारा दिखने लगा। बाहर बहुत मौसम खराब था। बर्फ बहुत गिर रही थी। ये तो हर साल होता था। अभी वीर के होटल में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी सैलानियों की। वो तो बस मौसम ठीक होने का वेट करते और निकल पड़ते घूमने के लिए। लेकिन आज का मौसम ज्यादा ही बिगड़ा हुआ था। अमार ने सिर्फ पर्दा हटा दिया और बाहर देखने लगी। तभी वीर बाहर आ गया। अमार ने उसे सहारा दिया और सोफे पर बिठाया। इतनी ठंड में चोट लगने के बावजूद भी वीर नहा कर आया था। उसने शावर लिया था, जिसकी वजह से उसके बाल भीगे हुए थे। उससे पानी टपक रहा था। अमार ने वीर के शरीर को पोंछा। आप नहा रहे थे? अमार ने कहा। वीर ने छोटा सा जवाब दिया। हम आपके बालों को पोंछ दें? अमार ने धीरे से कहा। वीर ने मुड़कर अमारा को देखा। अमारा हाथ में टॉवल लिए वीर की तरफ ही देख रही थी। वीर आगे देखने लगा। अमार ने वीर के बालों को अच्छी तरह से पोंछ दिया, फिर शर्ट पहनने में उसकी मदद की। फिर वो नाश्ता करने लगा। वीर नाश्ता कर चुका था जब डॉक्टर आए। उन्होंने उसे कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन दी। फिलहाल 10 दिनों उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा, क्योंकि वीर के पैरों में चोट लगी हुई थी। अमार अभी तब तक नाश्ता कर चुकी थी। वो वीर का बहुत ख्याल रख रही थी। डॉक्टर ने कम से कम रोज 5 मिनट तक उसे वॉक के लिए कहा था। वीर अमारा को तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ना भी नहीं कहना चाहता था। 5 दिनों में ही वीर को अमारा की आदत सी हो गई थी। अगर सुबह सुबह अमारा उसे नहीं दिखती तो उसका मन खराब होने लगता था, और ये बात वो अच्छी तरह से समझ चुका था। अमारा वीर को टहला रही थी। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी हमेशा शिकायत रहती थी कि वीर का हाथ बहुत भारी था।
वीर अकेले में मुस्कुरा लेता जब भी उसे अमारा की ये बात याद आती। अमारा कमरे में आई, उसने वीर के कपड़े धोए थे, उसे रख रही थी। अमारा ने वीर से कहा, राणा साहब, आपकी कुछ फाइल्स हैं यहाँ, आपने कहा था आपके काम की है तो निकाल दें। तुम यहाँ टेबल पर रख दो, वीर ने अनमने ढंग से कहा। इन दोनों काम से उसने दूरी बना ली थी, जिसकी वजह से उसे इस सब में मन नहीं लग रहा था। अमारा वीर के कमरे की सफाई कर चुकी थी, उसने बालकनी को भी साफ किया। वीर काम कर रहा था, लेकिन उसकी नसें घूम फिर कर अमारा पर ही अटक जाती। अमारा एक कोने में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। ऊपर ही कॉरिडोर के बालकनी में वीर बैठा हुआ था। अमारा अपने कमरे के पास बैठी हुई थी। तभी वीर का फोन बजने लगा। फोन उसकी माँ ने किया था। कुछ देर हाल समाचार पूछने के बाद उनकी बात चित्रलेखा पर अटक गई। कुछ ही महीनों बाद वीर की बहन की शादी होने वाली थी, तो वो चाहती थी कि अगले साल वीर भी शादी कर ले चित्रलेखा से। वीर ने अपनी बात कही, मासा, मुझे नहीं लगता चित्रलेखा और मेरा कोई मेल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छी लड़की नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं। नर्मदा जी बोली, बेटा, तुम अभी मिले ही हो और तुम्हारे बाबा साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। वीर ने बाबा से भी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, लेकिन अंत में उन्होंने भी उसे चित्रलेखा से शादी के बारे में सोचने को कहा। देखो बेटा, हम राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हम हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बेझिझक बोलो, लेकिन बेटा, उसमें मर्यादाएं होनी चाहिए। अदाएं तो किसी भी मामूली लड़की में होंगी ही, बस हमारे राजघराने की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना। बाकी मैं जल्दी ही जानना चाहूंगा तुम्हारा फैसला। रतन प्रताप सिंह राणा जी ने लास्ट शब्द कहे और फोन रख दिया। वीर का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। रात हो चुकी थी। वीर ने खाना भी नहीं खाया था। अमारा ये तीसरी बार पूछने आई थी। रात के कुछ 11 बजे होंगे। मुझे भूख नहीं लगी है, जब लगेगी खा लूंगा। तो मुझे कुछ देर अकेला नहीं छोड़ सकती क्या? जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत खराब है। वीर ने अमारा को छिड़कते हुए कहा। अमारा ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर चली गई। किचन में खाना साइड में रखा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वीर से पहले वो कैसे खा सकती थी, इसलिए वो ऊपर आ गई। बालकनी में बहुत देर तक खड़ी रही। उसे नींद आ रही थी, लेकिन कहाँ सोती वो तो वीर के कमरे में एक कोने में सोती थी। उसने सोचा कमरे में सो जाए, लेकिन उसके रूम में कुछ नहीं था। उसने अपना बिस्तर वीर के कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। गर्मी का मौसम तो था नहीं कि कहीं भी सो जाओ। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। अमारा अपने कमरे में आ गई। वहां एक चादर ली और कोने में दुबक कर सोने की कोशिश करने लगी। वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश कर रही थी। वीर की थोड़ी सी आंख लग गई थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसने बेवजह अमारा को डांट दिया, क्योंकि अमारा क्या जानती थी कि वीर को क्या हुआ था, वो क्यों नाराज था। वीर ने घड़ी देखी, रात के 1 बजने वाले थे। वीर बाहर आया और नीचे किचन में धीरे धीरे आ गया। अमारा वहां नहीं थी। वो ऊपर आया तो उसकी नजर अमारा के कमरे में गई। अमारा नीचे बैठी हुई थी। दीवार से अटक कर उसने आंखें बंद कर रखी थी। वो हल्का हल्का कांप रही थी। वीर ने गहरी सांस ली। ये कैसा गुस्सा किया मैंने। उसने अमारा को उठाना चाहा। अमारा नहीं उठी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वीर ने फिर से उठाया, लेकिन अमारा ने थोड़ी सी आंखें खोली और फिर से बंद कर ली। मतलब साफ था, अमारा बीमार हो चुकी थी। वीर ने बहुत कोशिश की उसे उठाने की। लास्ट में उसे कुछ नहीं सूझा। उसने अमारा को गोद में उठा लिया। वीर ने अमारा को अपने कमरे में बिस्तर पर सुलाया। वीर की बाहों की गर्माहट से अमारा को शायद सुकून मिला था। उसने उसे जोर से पकड़ रखा था। वीर ने अमारा के चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत मासूम लग रही थी। उसने खुद को धीरे से उठाया और आकर सोफे पर बैठ गया। अमारा जाने कितने दिनों बाद इतने मुलायम गद्दे पर सोई थी। वो गहरी नींद में सोई हुई थी, साथ साथ उसे बुखार भी था। कई लोगों को आदत होती है बुखार में नींद में वो बड़बड़ाते हैं। ऐसा ही हुआ अमारा के साथ। वो नींद में ही थी जब अचानक चौंक कर बैठ गई। वीर के हाथों में एक बुक थी जिसे वो पढ़ ही रहा था। जब उसने अमारा को अचानक से डरते हुए देखा, वो उसके पास आ गया।
अमारा कांप रही थी बैठी हुई। उसकी आंखें बंद थी। जब वो कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी, हमें जाने दीजिए, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें छोड़ दीजिए, अमारा ने कांपती हुई आवाज में कहा। वीर को कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रही थी। वीर ने उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया और सहलाने लगा। वो चाहता था अमारा सो जाए। उसे हल्की सी खबर हो चुकी थी कि अमारा जरूर किसी हादसे का शिकार हुई है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि क्या हुआ था उसके साथ। करीब 10 मिनट बीते, अमारा सो चुकी थी। उसने वीर के हाथ को बहुत जोर से पकड़ रखा था। वीर ने सामने से एक चेयर खींचा और एक चादर ओढ़कर चेयर पर ही सो गया। उसने अपना सीट बेल्ट से अटका लिया था। उसने कोशिश की थी कि अमारा से अपना हाथ छुड़ा ले, लेकिन अमारा ने बहुत जोर से उसका हाथ पकड़ लिया था। सुबह अमारा की नींद खुल गई, लेकिन उसे बुखार था। वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी। उसे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे ठंड लग गई थी, इसलिए चक्कर और उल्टियां आने लगी। वीर भी घबरा कर उठा था। अमारा बेसिन के सामने झुक गई थी। वो हॉल में दौड़कर गई थी। वीर भी उसके पीछे ही आया था। अमारा बेहोश होते होते बची जब वीर ने उसे पीछे से संभाल लिया। उसकी आंखें आधी बंद थी। तुम अंदर भी तो जा सकती थी ना, गिर जाती तो, वीर ने हल्के गुस्से से कहा। हम कमरे में चले जाते हैं, अमारा धीरे से बोली। वो वीर को परेशान नहीं करना चाहती थी। देखो, अभी तुम क्या बोल रही हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तुम फिलहाल कमरे में चलो। मेरे साथ घर पर कोई है भी नहीं जो तुम्हारा ख्याल रखे। वीर उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगा। अमारा में अब ताकत ही नहीं बची थी वो कुछ बोल सके, लेकिन अमारा वीर के कमरे में आकर बालकनी के सामने ही सोई। वो वीर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। अमारा लगातार बीमार रह रही थी। ये चौथा दिन था। उसे उल्टियाँ और सिर में दर्द हमेशा रहता। उसे बोलने में भी तकलीफ होती। आज सभी आने वाले थे। अमारा का काम था ठाकुर फैमिली के कमरे की सफाई करना। उसमें ताकत कहाँ बची थी, लेकिन अमारा ने किसी तरह से सब कुछ निपटाया। वे उससे कई बार पूछता, लेकिन अमारा उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। सभी आ चुके थे। उन्होंने खाना खाया और आराम करने लगे। कल से अमारा के एग्जाम थे। उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, क्योंकि इसके सिर में लगातार दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। वो छत पर थी। वीर भी छत पर आया। तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वीर ने अमारा को गौर से देखा। अमारा की आंखों के नीचे काले खड्डे पड़ चुके थे और चेहरा पीला पड़ गया था। हम ठीक हैं, कल हमारा एग्जाम है, अमारा बोल कर नीचे चली गई। सुबह सभी नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। चित्रलेखा वीर के बगल में ही बैठी हुई थी। जहां चित्रलेखा बार बार किसी बहाने वीर से बात करने का बहाना ढूंढती, वहीं वीर अमारा को देख रहा था, जो कि स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। वीर बेटा ये खाओ ना, बेसन के लड्डू तुम्हारी माँ ने भेजे हैं। मासी ने उसकी प्लेट में रख दिए। वीर भी खुश होकर खाने लगा। उसके चेहरे पर कितने दिनों बाद आज मुस्कान थी। अमारा स्कूल पहुंची तो वो थोड़ी लेट हो गई थी। लगातार 4 दिनों से बीमार रहने की वजह से उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। अमारा को खुद नहीं पता था आखिर उसे हुआ क्या था। बस वो इतना जानती थी कि वो बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। देवांश अमारा को लगातार देख रहा था। एक दो बार उसने पूछा भी कि वो बीमार है क्या, लेकिन अमारा ने कुछ नहीं कहा। अमारा का लास्ट एग्जाम था, जो कि अमारा ने किसी तरह से दिया था। वो घर के लिए निकली जब वीर उसे रास्ते में ही मिल गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वीर के चेहरे पर कई सवाल दिख रहे थे। हम साथ चल सकते हैं क्या, वीर ने कहा। अमारा क्या कहती वो ना भी कैसे बोलती, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। वीर और अमारा कार में बैठ गए। अभी शाम नहीं हुई थी। वीर ने गाड़ी मोड़ ली। अमारा समझ नहीं पाई वो कहाँ जा रहे थे। वीर कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुप था। अमारा, उसने गाड़ी रोक दी और कहा। जी, अमारा ने धीरे से कहा। मुझसे कोई गलती हुई है क्या, वीर उसकी तरफ मुड़ता हुआ बोला। अमारा ने वीर की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वीर क्या पूछ रहा था। नहीं। क्यों, क्या हुआ राणा साहब, वीर ने आंखें बंद कर ली। तो फिर मुझसे कई दिनों से तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं? सब लोग हैं ना, इसलिए हमें डर लगता है, अमारा नजरें झुकाकर बोली। वीर हैरानी से बोला। डर? क्यों, किस लिए और किससे? अमारा बोली। हमें माफ कीजिएगा राणा साहब,
लेकिन हम नहीं चाहते कोई हमें कुछ कहे, इसलिए। वीर समझ चुका था कि ये विशाखा जी करती थी। अमारा को बेवजह पीटना होता तो वो उसके चरित्र पर संदेह जताती और उसे पीटती। मैं शाम को व्हाइट हाउस के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आओगी ना? वीर ने कहा। अभी फिलहाल वो घर जाना चाहता था क्योंकि विशाखा जी क्या थी उसे समझ आने लगा था। वीर अब अमारा से बातें करना चाहता था ताकि अमारा उस पर भरोसा करे और उसे बताए आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो ठाकुर फैमिली के साथ उसे ऐसे रहना पड़ रहा था। अमारा मेन डोर से पहले ही उतर गई थी, लेकिन चित्रलेखा ने उसे देख लिया था। वो आहान के साथ बाहर आई थी। अमारा ने कपड़े चेंज कर लिए और मौसी जी के लिए चाय ले आई। हाँ रख दो, और सुनो, मासी जी ने उसे रोका। जी। अमारा खड़ी हो गई। मेरे पैर दबाओ, दर्द हो रहा है। मासी जी ने पैर पसारे और बैठ गई। अमारा नीचे बैठ गई और मासी जी के पैर दबाने लगी। तो इतने दिनों तक अकेली थी ना तुम यहाँ? मासी जी ने कहा। जी। अमारा ने जवाब दिया। वीर का ख्याल रखा था तुमने? जैसा मैंने सुना है वो उन्हें चोट लगी थी, इसलिए। अमारा बोलते हुए सक पका गई। हाँ तो सेवा तो की है ना। उन्होंने अपना बैग खोला और कुछ नोट निकाल कर अमारा के आगे फेंक दिए। अमारा ने नजरें नहीं उठाई। हमारे घर जब बांदी अच्छा काम करती है और मन खुश हो जाता है तो उसे इनाम देते हैं। ये वही है, अच्छे कपड़े खरीद लेना, ठीक है? अमार ने पैसे उठा लिए। उसका मन तो किया अभी पैसे लुटा दे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई और उसकी औकात यही तो थी। अमार ने मासी जी के दिए हुए पैसे उठा लिए। मासी जी उसे देखती रही जैसे अमारा कोई अछूत कन्या हो। जाओ यहाँ से, और एक बात और बताना जरा। जी। अमारा वहीं खड़ी हो गई। पढ़ाई कितनी बची है तुम्हारी? बस कुछ महीने और। अमारा समझ गई मासी को अब वो पसंद नहीं। जरूर सफर के दौरान विशाखा जी ने उनके मन में अमारा के खिलाफ जहर भरा है। ठीक है, कुछ दिन रहो, फिर अपने माँ बाप को बुलाकर चली जाना। एक जवान लड़की अपने घर में ही शोभा देती है, ना कि दूसरों के घर में, समझी? अमारा नजरें झुकाए ही नहीं। माँ बाप किसे फोन करेंगे वो? उस माँ को जिसने कितनी आसानी से कह दिया कि मर जाना लेकिन लौट कर मत आना। क्या उन्हें खबर नहीं लगी होगी संग्राम की शादी की? वो सब जानती थी और अमारा ने भी तो बाबा को बताया था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमारा चुप रही। वो समझ सकती थी मासी की बातें। वो अपने कमरे में आ गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे फिर से उल्टी होने लगी। शाम की कुछ 6:30 बजे होंगे। वैसे भी अमारा शाम को पौधों को पानी देने के बाद टहलती थी। उसे वीर की बात याद आ गई। वो होटल के पीछे निकल गई। वहीं से एक बड़ी खाई थी जिसके किनारे से कच्चा रास्ता बना हुआ था। वो शॉर्ट रास्ता था। अमारा हमेशा वहीं से टहलने जाती थी। कुछ देर बाद वो व्हाइट हाउस के सामने थी। वो एक छोटा सा घर था प्रकृति के बीच। पूरे घर में जगह जगह शीशे भी लगे हुए थे। अमारा वहीं बेंच पर बैठ गई। उसके कान में अभी भी मासी जी के कहे शब्द घूमने लगे। उसने अपने कपड़ों को देखा। उसके पास 2 स्वेटर थे, एक स्कूल के लिए, एक घर के लिए। बाकी वो शॉल ही ओढ़ती थी। अभी उसने शॉल ओढ़ रखा था जो कि बहुत पुराना था। अमारा ने अपने कपड़े देखे। ये कपड़े साल भर पुराने थे जब वो ठाकुर फैमिली में आई थी और उसे नौकर का दर्जा दिया गया था। उसने खुद सिले थे बंद गले वाले सूट। ये भी पुराना हो चुका था। शायद इसलिए मासी जी ने उसे पैसे देकर कहा था कि कपड़े ले लेना। वे उसे दूर से देख रहा था। वो समझ गया अमारा क्या सोच रही थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ गया। अंधेरा छाने लगा था। आसमान में बादल भी घिरे हुए थे। क्या सोच रही हो? वीर भी उसके बगल में बैठ गया। उसने अमारा को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ अमारा बहुत कमजोर नजर आ रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शायद? वह उसे गौर से देखते हुए बोला। नहीं, बस ऐसे ही। हमारी परीक्षा की वजह से हम रात भर पढ़ते थे ना, तो। अमारा बोलकर इधर उधर देखने लगी। वीर ने ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं समझा। और तुम घर कब आओगी? मतलब 1 साल होने को है। तुम जब से यहाँ आई हो अपने गांव जाना है ना? वीर उसे गौर से देखता हुआ बोला। वो अमारा से सच उगलवाना चाहता था। पता नहीं, जब विशाखा मैडम को लगेगा हम उनके काम के नहीं हैं तो हम चले जाएंगे कहीं भी। अमारा खोई हुई सी बोली। उसे भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब दिन निकल रहे थे।
जल्दी ही ठाकुर फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था। फिर वो उसे अपने पास नहीं रखने वाले थे। अमारा 18 साल की होगी और ये लोग उसे निकाल देंगे। वीर बोला, कहीं का क्या मतलब? तुम्हारी फैमिली जहाँ होगी वहीं तो जाना है ना। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? अमार ने वीर की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। वो सोच में पड़ गई। आप नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमें किस लिए आपकी मदद चाहिए। वीर कुछ पूछता उससे पहले ही जोर से हवाएं चलने लगी। बहुत ही जोर की आंधी आ गई। अमारा बहुत घबरा गई क्योंकि पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगे। उसने जोर से वीर की बाजू को पकड़ लिया। वीर बोला, जल्दी चलो अंदर। वीर ने अमारा के दूसरे हाथ को पकड़ा और व्हाइट हाउस में ले गया। हवाएं बहुत तेज थी। वीर ने अमारा को पकड़ रखा था। वो बहुत घबराई हुई थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। वैसे ही अंधेरा छाया हुआ था जब वो संग्राम के चुंगल से आजाद हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसे एक दिन पहले वाली रात घूमने लगी। अमार ने जोर से आंखें मूंद ली। उसे पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे संग्राम आकर उसके चेहरे को साफ कर रहा है, उसे अपने करीब खींच रहा है। अमारा नीचे बैठ गई और चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसे फिर से उतना ही दर्द महसूस होने लगा जब संग्राम ने शादी की रात कहा था कि वो उसे प्यार करेगा और संग्राम ने उसे कुचला रात भर अपनी ज्यादती की। वे सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ भी उसकी समझ से परे था। हमें बहुत दर्द हो रहा है। अमार ने अपने सिर को जोर से पकड़ा हुआ था। वे ने उसे सहारा देकर उठाया और सोफे पर बिठाया। क्या हुआ है तुम्हें? तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा? बोलो। वे ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ किया। अमारा कुछ बोलने ही वाली थी कि वीर का फोन बजा। मासी जी ने वीर को जल्दी घर बुलाया था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अमार ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अब वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी लेकिन वीर फिर भी उससे पूछना चाहता था। लेकिन अमारा ने कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गई और घर के लिए निकल गई। अमारा पहले अंदर गई और 10 मिनट बाद वीर, क्योंकि वीर समझता था आजकल मासी जी उस पर नजर रख रही थी। रात के खाने के बाद चित्रलेखा वीर के कमरे में आई थी। वो कुछ बातें करने आई थी। वीर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे अमारा से बेइंतहा हमदर्दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पूछे अमारा से, कैसे करे उसकी मदद। वो बहुत बेचैन हो उठा था। वीर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? चित्रलेखा ने कहा। वीर का ध्यान उस तरफ गया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर दोनों छत पर आ गए। वो चित्रलेखा के साथ इतनी रात को कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। वीर ने चित्रलेखा की तरफ देखा और कहा, बोलो। वीर, एक्चुअल में हमारी फैमिली चाहती है कि हम शादी कर लें अगले साल। तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? उन्होंने मुझसे जवाब मांगा था। मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन आपने क्या सोच रखा है? चित्रलेखा ने फीका मुस्कुराकर कहा। अमारा छत पर ही बैठी हुई थी। उसका जी बहुत खराब हो रहा था। वो अकेले में रोना चाहती थी ताकि किसी को उसकी सिसकियां सुनाई न दे। लेकिन अचानक से उसके कान में चित्रलेखा और वीर की आवाज़ सुनाई दी। वीर ने जवाब दिया, देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैं जानता हूँ ये राजघराने का नियम है। उन्होंने ही हमारी शादी के बारे में सोचा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं तुम्हें वो खुशी दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा। चित्रलेखा बोली, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़्यादा की उम्मीद ही नहीं है तो? वीर, मुझे बस आपका साथ चाहिए। प्यार का पता नहीं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ हमेशा रहेगा ना। इतना बोलकर चित्रलेखा ने वीर को जोर से गले लगा लिया। अमारा वीर और चित्रलेखा को गले लगाया हुआ देखकर सकपका गई। बाहर चांद खिला हुआ था लेकिन रोशनी सीमित ही थी क्योंकि बादलों ने आधा आसमान घेर रखा था। अमारा साइड से निकलकर नीचे चली गई लेकिन वीर ने उसे देख लिया। वो अमारा को जाता हुआ देखता रह गया। उसने झटके से चित्रलेखा को दूर कर दिया जैसे उसे अभी अभी होश आया हो। चित्रलेखा भी वीर के ऐसा करने से अचानक घबरा गई। क्या हुआ वीर? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम ऐसे अचानक करीब क्यों आ गई? मानता हूँ हमारी फैमिली चाहती है हम एक हो जाएं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम शादी से पहले किसी गैर मर्द के साथ गले लग जाओ। हाँ, अगर हमारे बीच प्यार का कोई रिश्ता होता
या हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सहमति होती तो बात कुछ अलग थी। चित्रलेखा ने सिर झुका लिया और बोली, मैं जब जयपुर गई थी तो मुझे दादी सा और मासा ने कहा था कि आप थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन आप मुझे समझेंगे और हम रिश्ते में भी तो बनने जा रहे हैं, फिर इसमें हर्ज क्या है? वीर बोला, बनने जा रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से हाँ नहीं है और मैं तुम्हें कोई अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसे तुम ऐसे मेरे करीब मत आओ प्लीज। तुम एक लड़की हो, तुम्हें लोग गलत नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे जरूर समझ लेंगे, तो अगली बार ध्यान रहे। और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ये सब गुस्से में बोल रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा दादी साहब के फैसले के बारे में। बोलकर वीर नीचे चला गया। चित्रलेखा ने लंबी सांस भरी। उफ, अभी कहीं के राजकुमार हैं तो इनके नखरे उठाओ, हद है यार। मुझे तो समझ ही नहीं आता, पहले हमारे और इनके खानदान में एक राजा तीन तीन चार चार रानियां रखा करते थे, पता नहीं उन्हें इतना प्यार कैसे हो जाता था, और अब ये है, इन्हें कोई समझाए कैसे, इनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है जैसे। वीर अपने कमरे में आ गया। उसने बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर खड़ा हो गया। बाहर ठंडी और बर्फीली हवाएं चल रही थी। सोच में गुम हो गया। उसकी आंखों के सामने दिन भर एक ही चेहरा घूमता, वो थी अमायरा। वो हमेशा खुद को ऑफिस में बिजी रखने की कोशिश करता, लेकिन सब बेकार। अमारा ही उसे याद आती। आखिर क्या है ये? क्या मुझे उससे हमदर्दी है या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ? लेकिन और भी तो कई लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, मैंने उनके बारे में तो कभी इतना नहीं सोचा है। वेद ने दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ रखा था। वेद को कुछ देर बाद वहां रहने पर मन ही नहीं लगा। वो बाहर आ गया। मासी जी उधर ही आ रही थी। वेद वहीं खड़ा हो गया। उसने देखा मासी जी अमारा के कमरे के सामने रुक गई। उन्होंने दूर से ही आवाज लगाई, दरवाजे को हाथ में नहीं लगाया। अमारा, दरवाजा खोलो। अमार ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। क्या कर रही थी? सो गई थी क्या? जी नहीं मासी जी, कुछ काम था क्या? अमार ने पूछा। हाँ, कल पूजा है तो जल्दी उठना और मंदिर की सफाई करनी है। कोई अच्छा सा शुद्ध वस्त्र पहन लेना जो कि मासिक धर्म में ना पहना हो, समझी? जी, अमार ने धीरे से कहा। सो जाओ और हाँ, याद रखना सुबह जल्दी ध्यान रहे। जी, अमार ने फिर से कहा और नीचे देखने लगी। मासी जी के जाने के बाद उसने अपना कमरा बंद कर लिया और अपना बैग निकाल कर कपड़े देखने लगी। उसकी नज़र एक साड़ी पर रुक गई। वो हल्के हरे रंग की साड़ी थी जिसके किनारे पर हल्के हल्के स्टोन लगे हुए थे। ये उसकी माँ ने उसे दी थी। अमार ने वो साड़ी साइड में रख ली। वीर ने मासी जी की तरफ देखा। वो जानता था मासी जी अब अमारा को कुछ अजीब नज़रों से देखती थी। लेकिन ये क्या, पूजा तुम अमारा साफ करेगी? खैर, ये सफाई वाला काम था शायद इसलिए, लेकिन फिर भी भगवान के घर को साफ करना बहुत पुण्य का काम है, ये भी समझने वाली बात है। सुबह 4 बजे अमारा उठकर नहा धोकर मंदिर में गई। उसने पुरानी मालाएं और फूलों को हटाया। मासी जी उठी, मंदिर की तरफ आ ही रही थी जब उन्होंने देखा अमारा सब कुछ साफ कर चुकी थी, बस मंदिर को सजाना बाकी रह गया था। चलो ये तो हो गया, और ये सब फूलों की मालाएं बना दो और सजा देना। मैं चित्रलेखा को भेजती हूँ, कान्हा जी और राधा रानी को स्नान करवा के सजा देगी। मासी जी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली। करीब आधे घंटे में मासी जी फिर से आई। अमारा मंदिर को सजाकर मालाएं बना रही थी। मासी जी के साथ चित्रलेखा भी थी। चित्रलेखा बेटा, तुम अपना काम जल्दी करो, फिर भोग भी बनाना है। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, बोलकर वो अमारा की तरफ मुड़ी। तुम्हारा काम हो गया ना? उन्होंने पूरा मंदिर देखते हुए कहा। जी, बस मालाएं बना लें, कान्हा जी और राधा रानी के स्नान के बाद पूजा में ये चढ़ेंगे ना? अमार ने तो आखिरी मालाएं बनाते हुए कहा। हाँ ठीक है, फिर जल्दी से चित्रलेखा प्रसाद बनाए, तुम्हें बाकी काम दूंगी, तुम भी तैयार हो जाना जल्दी से। मासी जी बोलकर चली गई। अमार ने काम निपटाया और कमरे में जाने लगी जब वीर से टकराते हुए बची। वीर जल्दी में था शायद। अमार ने साड़ी पहन रखी थी जिसकी वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई। वीर समझ नहीं पाया सामने कौन है, क्योंकि अमार ने साड़ी पहनी हुई थी। वो उसे उठाने लगा। अमारा के भीगे हुए बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वीर ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अमारा धीरे से उठ गई और अपना हाथ झाड़ने लगी। वीर तो बिना पलके झपकाए उसे ही देखता रहा। आज अमारा कितनी सुंदर लग रही थी, खुले हुए भीगे बाल और साड़ी,
वो खोया हुआ सा उसे देखने लगा। अमार ने जब वीर को ऐसा करते हुए देखा तो वो चौंक गई। माफ कीजिएगा, हमने देखा नहीं। अमार ने नजर झुकाए हुए कहा। हाँ, वीर की जैसे तंद्रा टूटी। अमारा बोलकर चली गई। वीर उसे अभी भी देख ही रहा था। आगे क्या होगा? क्या अमारा की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है? क्या वीर अमारा को उस तूफान से बचा पाएगा? क्या अमारा का अतीत वीर और मौसी को गलत तरीके से पता चलेगा? क्या वीर उन सब बातों पर विश्वास कर लेगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। बाय बाय।